में क्वांटम मैकेनिक्स और कोई क्लास हुई हमारे अलावा या नहीं अभी? नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुई। चलिए, तो देखिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम और फॉर्मेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यूज और हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम 3 कर लिया था। हेलो, हाँ सर। हाँ, ये 3 चीजें हम लोगों ने कर ली थी। और इनको करने के बाद जब हमने आपको जनरल एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था, तो उसमें हमने जे वेक्टर आपको पढ़ाया था और जे मतलब जे ऑपरेटर पे टर्म में हमने 2-3 चीजें आपको पढ़ा दी थी। और उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि जो जे स्क्वायर और जो जे जेड वेक्टर, मतलब जो जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, these two quantities commute with each other। तो जो 2 क्वांटिटी अगर कम्यूट विथ ईच अदर है तो उनके लिए सेम आइगन फंक्शन से हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो आइगन वैल्यू रीजन हम लोग निकाला था, वो निकाला था अगर मान लीजिए अगर 2 स्टेट है, अगर किसी स्टेट में, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 2 स्टेट कंसीडर किया था, जे और एम। तो अगर जे स्क्वायर जे एम स्टेट पे अगर ऑपरेट हो रहा है तो आपको जो आइगन वैल्यूज मिलेगी वो जे प्लस 1 एच पार्ट स्क्वायर जे एम मिल रहा था। ऐसे जे जेड पे केस में जब आप ऑपरेट करते तो आपको एमएच पार्ट मिल जाता था, ठीक है। और फिर मैंने रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर भी आपको कराया था। तो चारों चीजों को करने का पर्पज यह था कि इनको करने के बाद हम लोग जो भी स्फेरिकल मतलब जो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं या जो सेंट्रल पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत ही इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस था करने का, ठीक है। और हम लोग ने यह देखा कि जब हम लोग जे स्क्वायर का टर्म यूज कर रहे थे, उसी टर्म से यह भी आया कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें मतलब एक टर्म और कुछ आना चाहिए, जो बाद में उसके कंसिडरेशन के बेसिस पे आया। यह मतलब जो स्पिन वाला कंपोनेंट है वो वहां से प्रेडिक्ट होकर के निकल करके आया था, ठीक है। हेलो, हाँ सर। यस सर। तो अब आज हम लोग एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। तो मैंने कुछ मैटर आपको भेजा है, जो मैटर भेजा है मैं उसी से ही मतलब सारी चीजों टॉपिक को लेता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। तो मैं अभी उसको शेयर भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उससे बाद जो है तो देखिए स्क्रीन पे कुछ चीज आपको दिख रही है। यस सर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन ही आपके पास आता है कि सर वो आपने जैसे ये प्रॉब्लम किया तो हाइड्रोजन एटम के लिए किया या किसी एटम के लिए किया कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम को ऐड क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू ऐड द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हेलो, आप लोग एक काम यह करिए कि अपने आप को अनम्यूट रखिए, ठीक है, जिससे इंटरेक्शन तो एटलीस्ट होता रहे। वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अनम्यूट रखेंगे तो मुझे यह लगेगा कि ठीक है, हम जो बताना चाहते हैं वो कुछ आप लोग भी समझ पा रहे हैं, या मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीच में कहीं आपको यह लगता है कि अगर कहीं आवाज मेरी नहीं जा रही है या कोई प्रॉब्लम्स है तो बीच में आप हमको इंटरप्ट कर सकते हैं। देखिए यह चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, तो इस फायदे में कई प्रॉब्लम यह होती है कि हम आपको डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। तो अब उसमें यह नहीं समझ में आता है कि आप मतलब मुझसे कनेक्ट हैं या नहीं है, में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए जो है आप बीच में हमको इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो देखिए एडिशन का जैसे मैंने आपको ये बताया कि एडिशन की एक तो यह होता है कि जैसे मान लिया अगर कोई भी एटम है पर्टिकुलर, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, यह उनके एडिशन के भी काम आ जाता है कि मान लिया अगर उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, 2 पार्ट है, तो दोनों को आप कैसे ऐड करेंगे। तो इन जनरल ये होता है कि मान लीजिए अगर हम कोई जनरल सिस्टम ले लें, मतलब एक सिंपल सिस्टम ले लें, मेनी बॉडी सिस्टम ले लें, उस सिस्टम में यह हो कि मान लीजिए एटम 1 हो, एटम 2 हो, एटम 3 हो, तो अल्टीमेटली अगर वह मिल करके एक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उस सिस्टम का अपना एक इंडिविजुअल मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। हेलो, यस सर। ये हाँ, तो अब उस सिस्टम में यह है कि एक सिंगल सिस्टम में भी 2 तरह के मोमेंटम का एडिशन हो सकता है।
या जनरली यह हो सकता है कि जैसे मान लिया आपने कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे H2O मॉलिक्यूल ले लिया। अब मैंने कहा H2O मॉलिक्यूल का भी एक अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इसका मतलब कि यह एंगुलर मोमेंटम, चूंकि वो H2O मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उससे कंपोनेंट के एंगुलर मोमेंटम से उसका कोई एक कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में ऐसा करते हैं कि अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम्स हैं, उससे मतलब कोई सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो टोटल सम होगा वो उसमें ऑब्जर्व होना चाहिए। ये बात मेरी समझ रहे हैं? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट सिस्टम लेते हैं, सबसे सिंपल सिस्टम ये लेते हैं, 2 पार्टिकल का सिस्टम लेते हैं, और हम ये मान चलते हैं कि 2 सिस्टम्स हैं, उनके अपने इंडिविजुअल जो होंगे कंपोनेंट्स होंगे, उनका एडिशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, वो सिमिलर भी हो सकते हैं, अनयूजुअल भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की एडिशन का हम यह ले लें, मतलब 2 एंगुलर मोमेंटम के एडिशन की बात करेंगे, बाद में उसको हम मल्टीपल कहा था कि हम फोन करेंगे, तो उन्होंने आज फोन कर दिया। हम काहे अगर हम तरफ से डंडा करें करते हैं, तो मान लीजिए दोनों सिस्टम का अपना एक वो स्पेस में उनका, मतलब उनके स्पेस में उनका क्वांटाइजेशन होगा, और मान लीजिए दोनों के एंगुलर मोमेंटा J1 और J2 है। ठीक है, हेलो, यस सर। दोनों के एंगुलर मोमेंटा जो है वो J1 और J2 है। तो अब वह J1 और J2 है, तो वह जो कि 2 पार्टिकल से बिलोंग करते हैं, आपने मान लिया मैंने, ये दे विल बिलोंग फ्रॉम पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन ठीक करने दीजिए, कुछ और आ गया इसमें। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो जो आपको कम्यूटेशन रिलेशन हमने पहले आपको बताया गया था, वह कम्यूटेशन रिलेशन, यह दोनों इंडिविजुअल जो मोमेंटम के जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, अगर आप उनको देखें तो वो दोनों इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, तो वह जो आपका कम्यूटेशन रिलेशन होगा उसको वह फॉलो करेंगे। तो फॉलो में वहां पे क्या था कि आप कहते सर एक्स और वाई कंपोनेंट का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता था वो JX JY होता था, वो IH पार्ट JZ होता था। तो यहाँ पे अगर 2 कंपोनेंट अलग अलग होंगे तो J1X J1Y इक्वल टू हो जाएगा IH पार्ट J1Z, इसी तरह से J2F J2Y हो जाएगा IH पार्ट J2Z। ठीक है, हेलो, यस सर, यस। तो इस तरह से जो सारे इक्वेशंस है उनको जनरलाइज 2 फॉर्म में लिख दिया गया, जो इक्वेशन नंबर 7.9 और 7.92 आपके पास है। और इसी तरह से अगर आप ये देखें, तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए इनके कंपोनेंट्स को अगर हम J को XYZ के टर्म में देखें, तो एक दूसरे के साथ, क्योंकि इनका क्या होगा कि ये दोनों जो कंपोनेंट होंगे 1 और 2 पे, ये आपस में कम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो जो डिपेंडेंट सिस्टम होता है वही कम्यूट करता है। तो अगर आप J1J और J2 पे निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यू 0 मिल जाए तो यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्शन है। ऐसे ही अगर आप J1 स्क्वायर को लिखें, कि मान लीजिए पहला जो स्टेट है इट विल रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट वेक्टर, जो पहले हमने आपको JM बताया था, मतलब नाम लाई वो सिंपलेस्ट सिस्टम में। तो यहाँ अगर 1 सफिक्स को जोड़ दिया है तो स्टेट 1 के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट वेक्टर है वो J1M1 है, और स्टेट 2 के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट वेक्टर है वो J2M2 है। तो अगर आप J1 स्क्वायर को J1M1 पे ऑपरेट करेंगे तो यू विल गेट द आइगन वैल्यू इक्वेशन J1 प्लस 1 H पार्ट स्क्वायर J1M1, इक्वेशन नंबर 7.94। यहाँ तक ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ऐसे ही अगर आप Z को अगर इस पे ऑपरेट करेंगे J1M1 पे, तो यू विल गेट M1 H पार्ट J1M1। ये आपको पहले कराया जा चुका है, सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है कि यहाँ पे सफिक्स 1 2 जोड़ दिया गया है कि 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है वो स्टेट वेक्टर J1M1 से रिप्रेजेंट होता है, उससे करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है J1 स्क्वायर है, और दूसरा स्टेट है जिसको कि हम स्टेट वेक्टर J2M2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का स्क्वायर है वो J2 स्क्वायर है। तो J2 स्क्वायर के केस में जो आपको आइगन वैल्यूज मिलेगा वो मिल जाएगा J2 प्लस 1 H पार्ट स्क्वायर। ठीक है, और J2Z के केस में जो आइगन वैल्यू मिल जाएगा वो M2 H पार्ट स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब हम लोग देखते हैं कि J1 और J2 का डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन में भी जैसे आपको पहले ये सारे चीजें कराई जा चुकी है कि जो M1 की वैल्यू मिलती है
तो आप पता सर M1 की वैल्यू -j से +j तक होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है टोटल डायमेंशन जो J1 और J2 की निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर इसकी टोटल वैल्यू जो होती है वो 2j+1 होती है। तो यहाँ आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर J1 है ये 2j1+1 होगा, J1 के करस्पॉन्डिंग डायमेंशन, और जो J2 आपका वेक्टर है या उसको आप ऑपरेटर मान लीजिए, तो उसका जो डायमेंशन होगा वह 2j2+1 होगा। ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ सर, ठीक है सर। तो अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताइए कि ज्वाइंटली J1 स्क्वायर और J2 स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहें सर दोनों के डायमेंशन तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही डायमेंशन इसका होगा। तो अगर हम यह मान लें कि जो J1 M1 का जो बेसिक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वह 2J1+1 मल्टीप्लाइड बाय 2J1+1 होगा, क्योंकि उस पे उतने बेसिस होंगे तो उतने मैट्रिक्स वह रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह से जो आपका J2 स्क्वायर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा और 2J2+1 और 2J2+1 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, यस सर। हेलो। हेलो सर। हाँ सर। अब मान लीजिए अगर इस तरह के हम ज्वाइंट सिस्टम को एक लिखना चाहें, तो अगर हम ज्वाइंट सिस्टम को मान लीजिए अगर हम एक आइगन पेयर्स दोनों के लिए लिखना चाहें, जो पहले इंडिविजुअल आइगन पेयर्स था कि 1 स्टेट के लिए J1 M1 था और 2 स्टेट के लिए J2 M2 था, अगर हम इसके लिए ज्वाइंट आइगन स्टेट लिखें, मान लीजिए इसका नोटेशन हम दे देते हैं कि J1, J2 सेमीकोलन M1 M2 से अगर इसको रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग यह लिख सकते हैं जैसे इक्वेशन नंबर 7.98 से कि मान लीजिए एक और दोनों स्टेट, जैसे आप वहां पे लिखते थे कि पहला स्टेट psi1 है, दूसरा स्टेट psi2 है, तो जो ओवरऑल स्टेट psi इक्वल टू psi1 psi2 होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए पहला स्टेट आपका पेट वेक्टर J1 M1 है और दूसरा पेट स्टेट वेक्टर J2 M2 है। ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम इक्वेशन नंबर 7.98 से लिख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं J1 J2 सेमीकोलन M1 M2 पेट वेक्टर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेट वेक्टर J1 M1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेट वेक्टर J2 M2। ठीक है, ठीक है सर। और अब अगर जैसे वहां पे यह होता था कि जैसे आप ये कहते थे कि सर अगर पहले कोई इक्वेशन है जैसे यस, आप कहते थे कि सर psi1 psi2 दो स्टेट हैं, तो अगर हम यस psi1 इक्वल टू E1 psi1 मिल रहा है, S2 psi2 इक्वल टू E2 psi2 मिल रहा है, तो अगर हम H को अगर मान लीजिए टोटल वेव वेक्टर psi इक्वल टू A psi1 प्लस A psi2 है, तो अगर वहां पे भी हम H को अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल हमको मतलब आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ पे भी यही अप्लाइड है कि अगर हम सिंगल, क्योंकि ये J1 ऑपरेटर, J1 स्क्वायर ऑपरेटर, J2 स्क्वायर, J1 Z और J2 Z, दे आर ऑपरेटर्स, और आप यहाँ पे आप उनको कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स हैं। तो अगर यह ऑपरेटर पेट वेक्टर पे ऑपरेट होगा तो यह वही आइगन वैल्यू देगा जो इंडिविजुअल स्टेट में मिलता था। यह बात समझ में आ रही है? ठीक है जी हेलो हेलो। यस सर। भाई मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक हमने ज्वाइंट आइगन स्टेट बना दिया, ज्वाइंट पेट वेक्टर बना दिया, उस ज्वाइंट पेट वेक्टर पे जब हम इंडिविजुअल ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो यह आइगन वैल्यू तो वही देगा ना जो उस पे थ्रू मिलना चाहिए। यस सर। हाँ, तो अब देखिए यह है कि अगर हम लोग यह लिखें कि J1 स्क्वायर अगर ऑपरेटर को हम इस जो ज्वाइंट आपका वो है आइगन स्टेट है J1 J2 M1 M2 पे अप्लाई करेंगे, तो यह स्टेट हमको जो आइगन वैल्यू देगा यह J1+1 H पार्ट स्क्वायर देगा। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे अगर आप J1 Z को अप्लाई करेंगे तो ये M1 H पार्ट आइगन स्टेट देगा, और अगर आप J2 स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो आपको जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो J2+1 H पार्ट स्क्वायर मिलेगी, और J2 Z को जब आप ऑपरेट करेंगे तो यू विल गेट द M2 H पार्ट आइगन वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, हेलो। ठीक है सर। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो दो स्टेट अलग अलग थे या दो पार्टिकल अलग अलग थे, उनका जो ज्वाइंट आइगन स्टेट था उसको हम J1 J2 M1 M2 अगर पेट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और उन पे अगर इनको हम ऑपरेट करते हैं तो यह वही रूल फॉलो करेंगे जो पहले मतलब इंडिविजुअल के केस में आपको मिलता था। तो अब अगर यह इस तरह का सिस्टम हो जाए मान लीजिए, तो यह जो आपका आइगन स्टेट है J1 J2 M1 M2, यह भी कंप्लीट सेट और यह एक तरह से ऑर्थोनॉर्मल सेट होना चाहिए। हेलो
हेलो। हाँ सर। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर किसी भी कोई भी स्टेट वेक्टर हो या स्टेट वेक्टर हो या वेव फंक्शन हो, वह तभी होता है जब वह मतलब ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन जो फॉलो करता है, ये तो आप जानते हैं। यस सर। तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन क्या होती थी? ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन जब आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं तो आप कहते हैं सर साई स्टार साई डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ अगर आपके पास स्टेट वेक्टर है तो आप कहते हैं सर इस स्टेट वेक्टर को अगर हम ब्रा वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इट शुड बी इक्वल टू 1। यही तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है। ये सर, जी सर। इक्वल टू 1। तो जैसे अब आपका स्टेट वेक्टर था, तो अगर स्टेट वेक्टर J1 J2 M1 M2 है, तो इसको अगर हम ब्रा वेक्टर से J1 J2 M1 M2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक तो यह इंडिविजुअल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर भी होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल के, जैसे पहले के इसमें क्या था, स्टेट 1 में जो स्टेट वेक्टर थे वो J1 M1 था, तो यह दोनों भी ऑर्थोनॉर्मल सेट हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह समेशन M इक्वल टू 1 से लेकर J1 M1 स्टेट वेक्टर ये ब्रैकेट में J1 M1 है, फिर ब्रा वेक्टर J1 M1 है, यह भी 1 के बराबर होगा। और दूसरा जो आपका ब्रैकेट है जिसमें समेशन J2 M2 और स्टेट और ब्रा वेक्टर दोनों लिखे हुए, यह 1 के बराबर आपका होगा, क्योंकि वह ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो अगर वह ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन के इंडिविजुअल वेक्टर फॉलो करेंगे तो इस कंडीशन से आपको यह मिलेगा कि यह जो आपने ज्वाइंट स्टेट लिखा है, मतलब ज्वाइंट स्टेट जो लिखा है दो पार्टिकल्स के लिए J1 J2 M1 M2 के द्वारा जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यह भी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को फॉलो करेंगे। और यह जो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन होगी यह इक्वेशन नंबर 7.104 से गवर्न होगा। इट्स ओके। हेलो। हाँ सर, ठीक है सर। और यह 1 कब होगा? यह 1 तब होगा जब ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन में, जैसे अगर आप ये लिखते हैं कि यह मान लीजिए डेल्टा J1 J2 और डेल्टा M1 M2 है, यह कंडीशन तब फॉलो होगा जब J1 इक्वल टू J2 और M1 इक्वल टू M2 होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितने अदर केस होंगे वह क्या होंगे? हेलो। हाँ सर, अदर केस J1 इक्वल टू J2 या M1 इक्वल टू M2 नहीं होगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में यह टर्म जीरो जाएगा सर, जीरो जाएगा के लिए मान लीजिए हम यहाँ ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन 7.105 से लिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे स्टेट वेक्टर मान लिया, हमने मान लिया कि यह J1 प्राइम J2 प्राइम और M1 प्राइम M2 प्राइम है। यह जब ब्रा वेक्टर स्टेट वेक्टर J1 J2 M1 M2 पे लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होगा तो आपको यह मिल जाएगा डेल्टा J1 प्राइम J1, डेल्टा J2 प्राइम J2, डेल्टा M1 प्राइम M1, डेल्टा M2 प्राइम M2, यह चीजें आपको मिल जाएंगी। और यह कंडीशन ऑर्थोनॉर्मलिटी की यह है कि जब यह J1 प्राइम इक्वल टू J1 होगा तो यह 1 होगा, अदरवाइज यह 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ की 4 ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन मिलेगी। जब J1 J2 आपस में बराबर होंगे, M1 M2 आपस में बराबर होंगे, तभी यह ऑर्थोनॉर्मलिटी का कंडीशन फॉलो होगा, अदरवाइज यह फॉलो नहीं होगा। ठीक है। हेलो। हाँ सर, ठीक है सर। और यह जो J1 और J2 की वैल्यू होगी यह कितना होगा? तो आपने कहा कि सर ये इसकी वैल्यू 2J1 प्लस 1 और 2J2 प्लस 1 के बराबर होती है। और दूसरा आप यह भी जानते हैं कि इनकी वैल्यू जो होती है वह -J से +J तक चेंज होता है, यही तो होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू J1 - J2 होगी तो J1 - J1 से लेकर के J1 - J1 प्लस 1 से लेकर के आप वहां तक जाएंगे जब तक यह J2 के बराबर नहीं हो जाएगा, वहां तक इसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है। अगर इस बेसिस पे हम जो ज्वाइंट वेव फंक्शन, ज्वाइंट जो स्टेट स्टेट J1 J2 M1 M2 है, अगर इसका हम डायमेंशन निकालें, जैसे आपने कहा कि सर अगर इंडिविजुअल केस में पहले क्या डायमेंशन 2J1 प्लस 1 था, दूसरे का डायमेंशन 2J2 प्लस 1 था, तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि इसका जो टोटल डायमेंशन होगा, जो यूनिट सिस्टम का डायमेंशन होगा, ये 2J1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2J2 प्लस 1 के बराबर होगा। हेलो। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला अगर 2x2 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा भी 2x2 से होगा, तो अगर आप उस पर डायमेंशन टोटल देख लें कि ये 2 डायमेंशन उसमें आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट 2 है, तो जो ज्वाइंट होगा वह 4x4 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ सर। यस सर। ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमने आपको रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर पढ़ाया था। तो देखिए रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर जब हम लोग ने पढ़ाया था तो
रेजिम ऑपरेटर क्या था, वो था जे प्लस इक्वल टू जे एफ प्लस आई जे वाई, और जे माइनस इक्वल टू था जे एफ माइनस आई जे वाई। इसको अगर हम यहाँ ज्वाइंट लिख दें तो दो ऑपरेटर, इसको स्टेप ऑपरेटर जो कहते हैं, क्योंकि वो स्टेप वाइज ही नंबर बढ़ता है, तो हम लिख सकते हैं जे वन प्लस माइनस जो होगा, प्लस माइनस मतलब दोनों ज्वाइंट लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं जे वन एफ प्लस माइनस आई जे वन वाई, और जे टू प्लस माइनस जो होगा वो जे टू एफ प्लस माइनस आई जे टू वाई है। कंडीशन यह है कि अगर आप प्लस लेंगे मतलब रेजिम ऑपरेटर लेंगे तो ये सिंबल प्लस हो जाएगा, लोअरिंग ऑपरेटर लेंगे तो सिंबल माइनस हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ सर। अच्छा, अब वहां पे आप याद करिएगा कि वहां जो हमने आपको रेजिम ऑपरेटर बताया था, तो रेजिम ऑपरेटर जैसे जब वह जेएम स्टेट पे लागू होता था तो वह आइगन वैल्यू के साथ साथ स्टेट को भी +1 लेवल राइज कर देता था। ठीक है, वहां आपको जो पेट वेक्टर मिलता था वो जे एम प्लस 1 मिलता था, और अगर माइनस लोअरिंग के केस में जे एम माइनस 1 मिलता था। उसी चीज को यहाँ पे ज्वाइंटली इक्वेशन में लिख दिया गया है 7.107 में, J1 प्लस माइनस को जब आप ऑपरेट करेंगे J1 J2 M1 M2 पे, तो यू विल वेट एच पार्ट अंडर रूट, देखिए प्लस के केस में वहां J माइनस एम मिलता था आपको, J माइनस वन एम ए ब्रैकेट में, दूसरे में J M प्लस 1 मिलता था। तो यहाँ पे यह लिख दिया गया है J1 माइनस प्लस, क्योंकि निगेटिव वाले केस पे प्लस मिलता था, J1 माइनस प्लस M1, J1 प्लस माइनस M1 प्लस 1, J1 J2, और जो चूंकि यहाँ पे देखिए J1 को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ यम राइज या मतलब यम पे वो अप्लाइड होगा, राइजिंग या लोअरिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा M1 प्लस माइनस 1, M2 पे नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, और अगर आप J2 को ऑपरेट करेंगे तो सिमिलर थिंग आपको मिलेगा कि यहाँ पे M2 प्लस माइनस 1 स्टेट मिलेगा। ठीक ठीक है सर। यह इतनी सारी चीजें आपकी रिवीजन हो गई जो आपको पहले पढ़ाया गया था। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि मान लीजिए इन दोनों सिस्टम को अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि 2 एंगुलर प्रॉब्लम मोमेंटा को ऐड किया जाए तो J इक्वल टू अगर J1 प्लस J2 होगा, तो यह जो J1 प्लस J2 होगा तो इसका भी अपना एक टोटल, इसके लिए भी एक 2 स्टेट हो जाएंगे। अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर J स्क्वायर एंड जे जेड 2 टर्म होंगे, और इनके भी जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स होंगे वो J1 स्क्वायर, J2 स्क्वायर, J1 जेड और J2 जेड के साथ वह जो होंगे कम्यूट करेंगे। तो कम्यूट करने का मतलब यह हो गया कि अगर हम यह मान लें कि J स्क्वायर और जे जेड वेक्टर जो है वो J1 स्क्वायर, J2 स्क्वायर और J1 जेड, J2 जेड के साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब जो आइगन स्टेट हम J1 J2 के ज्वाइंट के लिए अलग अलग यूज कर रहे थे उसको हम J स्क्वायर और जे जेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर दो क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी या दो ऑपरेटर जब आपस में कम्यूट करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग सेम आइगन स्टेट होता है, यह तो आपको बताया गया था। Yes, sir. तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यह मान लें कि जो J स्क्वायर और जे जेड है इनका जो आइगन वैल्यूज है यह J1 स्क्वायर या J2 स्क्वायर के केस में जो आइगन वेक्टर्स है उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर ये इस तरह से फॉलो करते हैं तो इसका मतलब कि यह सारे वही रूल फॉलो करेंगे जो इंडिविजुअल पार्टिकल के केस में फॉलो होता था, मतलब J1 J2 के केस में। जैसे J1 J2 के केस में आपको मिलता था कि J1 F I J1 Y, तो आपको मिल जाता था I H पार्ट J1 Z। तो यहाँ पे अगर हम J के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो हमको इक्वेशन फिर यही से मिल जाएगा कि JF JY इक्वल टू I H पार्ट JZ। ये जो जनरल इक्वेशन है ये हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये देखना है कि यह कम्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं तो आप J स्क्वायर लिख लीजिए। आप J स्क्वायर लिख लेंगे तो J स्क्वायर पर जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो यह J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस जेड पे टर्म में आएगा, और आप J स्क्वायर और J1 को और J स्क्वायर J2 को एक साथ करेंगे तो यह बहुत सिंपल रिलेशन है। आप वह कम्यूटेशन रिलेशन निकाल के निकालेंगे तो आप यह पाएंगे कि J स्क्वायर J1 के साथ और J स्क्वायर J2 स्क्वायर के साथ भी कम्यूट करता है। इसी तरह से आप यह पाएंगे कि J स्क्वायर जे जेड के साथ भी कम्यूट करता है, और J1 स्क्वायर भी जे जेड के साथ कम्यूट करता है, J2 स्क्वायर भी जे जेड के साथ कम्यूट करता है। और इसी कम्यूटेशन रिलेशन के बेसिस पे हम ये लिख देंगे कि यह जो ज्वाइंट आइगन स्टेट होगा यह सभी ऑपरेटर के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब यह हो गया कि यह अगर आप इस तरह से देखते हैं तो आप यह लिख सकते हैं कि सर यह J1 स्क्वायर ऑपरेटर है, अगर यह पेट स्टेट J1 J2 Jm पे ऑपरेट होगा तो इसका आइगन वैल्यू J1 प्लस 1 H पार्ट स्क्वायर मिलेगा।
J2 स्क्वायर को आप ऑपरेट करेंगे तो यू विल गेट द आइगन वैल्यू J2 प्लस 1 H पार्ट स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आप J स्क्वायर को ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए आपने अब यहाँ पे हमने स्टेट लिख दिया J1 J2 और उसको JM बना दिया एक स्टेट। तो अगर एक ज्वाइंट स्टेट JM है, ये जो J स्क्वायर जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो यू विल गेट द J प्लस 1 H पार्ट स्क्वायर, और Z को ऑपरेट करें तो यू विल गेट M H पार्ट JM। ठीक है, ठीक ये सारी चीजें हम लोग एनालॉजी से ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन यह है कि इस m की ये वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू भी होगी, क्योंकि m की वैल्यू 2J1 प्लस n के बराबर होगी और m की वैल्यू माइनस j से प्लस j तक होगी। अब यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशन ले आना चाहते हैं कि ये J1 J2 JM होगा, तो इनका अगर ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन आप लगाएंगे तो आप कहेंगे सर अगर JM हमारा एक पेट वेक्टर है, इस पे अगर ब्रा वेक्टर को अगर हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यह ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन ये होती है कि पेट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ब्रा वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये 1 क्यों होगा, जो पेट वेक्टर होगा ये भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट होगा, ब्रा वेक्टर भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट होगा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 के बराबर आती है। ठीक है, हेलो, हाँ सर, ठीक Yes, sir. तो इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 7.119 और 7.120 को आप यहाँ पे यह कर लेंगे। तो इस तरह से एक जनरल फॉर्मुलेशन ये हो गया कि जो एडिशन का रूल होगा, 3 चीजें हमको यहाँ मिली। एडिशन के रूल में यह है कि जो ज्वाइंट सिस्टम का जो ज्वाइंट आपका आइगन स्टेट होगा, वह आइगन स्टेट जो होगा वह इंडिविजुअल का भी आइगन स्टेट होगा। ठीक है, अगर जैसे इंडिविजुअल के करस्पॉन्डिंग टोटल एनुलर मोमेंटम ऑपरेटर J1 स्क्वायर है, दूसरे स्टेट के लिए J2 स्क्वायर है, तो उसके लिए जो आइगन स्टेट होगा वही J स्क्वायर के लिए भी आइगन स्टेट होगा। ये चीज ये क्लियर हुई? हेलो, हाँ सर, और इसी तरह से जो J1 Z और J2 Z के लिए जो आइगन स्टेट होगा वही आइगन स्टेट जो होगा J Z के लिए भी होगा। ठीक है, हेलो, हाँ सर, ठीक है। और डायमेंशनलिटी क्या होगी, मान लीजिए अगर इंडिविजुअल स्टेट का डायमेंशनलिटी 2, मान लीजिए 2J1 प्लस 1 है और दूसरे का 2J2 प्लस 1 है, तो जो टोटल डायमेंशनलिटी यहाँ पे होगी वो 2J1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2J2 प्लस 1 के बराबर होगी। क्लियर? यस सर, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि लेकिन क्योंकि इसमें जो स्टेट होंगे वो स्टेट कोई एक सिंगल स्टेट तो होगा नहीं, कोफिशिएंट बहुत सारे होंगे। हेलो, हाँ सर, जब आप किसी भी Yes, sir. मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स पे जितने एलिमेंट होंगे सभी कोफिशिएंट होंगे। जी सर. ठीक है सर, हाँ, तो उसी जी, सर. चीज को कैलकुलेट करने के लिए यह जो आपके थे, मतलब जो सीजी कोफिशिएंट है या जो प्लेस बोर्डन कोफिशिएंट है, ये वही है कि जो उस पे डिफरेंट बेसिस होते हैं। जैसे आप कोफिशिएंट जब आप मैट्रिक्स करते हैं तो मैट्रिक्स पे जो सारे एलिमेंट होंगे तो आप कहेंगे सर उस पे वो डिफरेंट बेसिस जो होंगे तो उनके कोफिशिएंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसी को हम सीजी कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम का एडिशन आपको समझ में आ गया, तो हम लोग आ जाते हैं सीजी कोफिशिएंट पे। तो सीजी कोफिशिएंट पे अगर आप ये देखिए तो चीजें जो पहले आपके पास वही है कि जो J स्क्वायर JZ है, अगर वह किसी एक स्टेट JM से रिप्रेजेंट हो रहा है और JM स्टेट जो है वो J1 J2 M1 M2 द्वारा उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यह है कि अगर JM आपका एक स्टेट है तो वह स्टेट जो होगा वो J स्क्वायर और JZ दोनों का होगा। पहले के लिए उसकी वैल्यू JJ प्लस 1 H पार्ट स्क्वायर होगी और दूसरे की वैल्यू उसकी वैल्यू M H पार्ट के बराबर आएगी। और इस तरह से अगर आप देखें हम ये जो JM स्टेट है, इस स्टेट को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपने यह कहा कि जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स एलिमेंट या जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर इसको मैट्रिक्स से फॉर्म में करना हो तो जरा सा ऊपर देखिएगा, अभी जैसे मैंने ये बताया यह जैसे इक्वेशन नंबर 7.119 पे यह जो पेट वेक्टर देखिए, जब पेट वेक्टर को देखिए अगर इसको आप पहले ब्रा वेक्टर को पेट से मल्टीप्लाई करते तो आपको यहाँ नंबर मिलता है, लेकिन जब आप इस पेट वेक्टर को ब्रा वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको पूरा मैट्रिक्स एलिमेंट मिलता है। भले 1 आ रहा है बट इट विल बी डिनोटेड बाय ए मैट्रिक्स एलिमेंट। इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. अगर यह जैसे JM जो यह ब्रा वेक्टर है, अगर यह लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होता तो हियर यू विल गेट ए नंबर ओनली, लेकिन जब यह पेट वेक्टर अगर इधर ब्रा से मल्टीप्लाई होता है
तो हीजनबर्ग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जब आप जाएंगे तो ये आपको पूरा एक कंप्लीट मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक। तो इस तरह से ऐसा है। तो अगर आपके पास मान लीजिए हम एक जेएम स्टेट को लेते हैं, तो सर जेएम तो स्टेट को अगर दोनों सिचुएशन में वैल्यू 1 ही आएगी। नहीं, वो वहां 1 जो है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको आप अच्छा समझिए अच्छा सर, कि वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन क्योंकि जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स साल पे तो उसकी टोटल वैल्यू तो 1 ही आएगी, नहीं आएगी। यस सर। यस सर। ये बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं सर भाई? जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वैल्यू को फिर सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। बट सेकंड पहले केस में वो आपको नंबर मिलेगा, दूसरे केस में जो होगा वो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और उसी अच्छा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके किसी सिंगल स्टेट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए वही मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, ठीक सर। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कि आपके J1 J2 M1 M2 और JM बेस जो है, यह मान लीजिए एक दूसरे से अगर आपको कनेक्शन करना हो कि इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन होगा, तो JM स्टेट को आप लिख सकते हैं। देखिए जो ब्रैकेट का टर्म है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला समेशन यह है कि चूंकि M1 की वैल्यू -J1 से +J1 तक होगी, दूसरा समेशन M2 की वैल्यू -J2 से +J2 तक होगा। जो ज्वाइंट स्टेट होगा वह स्टेट वेक्टर J1 J2 सेमीकोलन M1 M2 से रिप्रेजेंट होगा। अगर इसको आप ब्रा वेक्टर J1 J2 M1 M2 से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो पूरा ब्रैकेट टर्म होगा इट विल बी रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स, ठीक है। यस सर। और जब इस पूरे मैट्रिक्स पे टर्म को आप जीएम स्टेट पे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेट स्टेट पे, तो जो आपका यह पूरा का पूरा स्टेट होगा यह मैट्रिक्स एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग एमएससी में जब आप लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़े होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस है और उतना लिमिटेड टाइम भी है, तो देखिए मैं थोड़ा समराइज कर दूं कि किसी भी स्टेट को और किसी भी ऑपरेटर को 3 चीजों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में आप उसको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। और स्टेट को मतलब स्टेट को आप कहते हैं वेव फंक्शन है। जब आप डिराक रिप्रेजेंटेशन में आते हैं तो आप उसको पेट वेक्टर या मतलब उसको स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पेट वेक्टर भी वही ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन फॉलो करता है जो कि आपका श्रोडिंगर वेव फंक्शन करता है, ठीक है। और हीजनबर्ग का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी आपका ऑपरेटर और वेव फंक्शन दोनों को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यस। और अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए तो वहां पे यह होता है कि जो ऑपरेटर होता है या जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है, और जो पेट वेक्टर होता है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है, और जो ब्रा वेक्टर होता है या जो ब्रा स्टेट होता है वो आपका रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हेलो, यस सर। ये एक बार रिमाइंड या वहां से देख लीजिएगा, ये ऐसा टिपिकल नहीं है। यस सर। इक्वेशन पॉइंट 7.121 जो है, तो अब इसको देखिए हमने एक यहाँ पे ले लिया कि ये ब्रैकेट टर्म जो है आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको कि हम जीएम पेट वेक्टर पे अप्लाई करते हैं, और जब इसको अप्लाई करके मल्टीप्लाई मान लो सपोज कर लीजिए करते हैं, तो हम इस जीएम स्टेट को चूंकि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यह भी एक तरह से कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप जीएम को यहाँ पे लाएं तो मान लीजिए चूंकि जीएम या पेट वेक्टर है तो यह इस वाले ब्रा वेक्टर पे पहले अप्लाई होगा जो J1 J2 M1 M2 है। तो इस वाले टर्म को हम पहले लिख लें तो J1 J2 M1 M2 या बार JM, यह पूरा ब्रैकेट एक वेक्टर एक स्टेट हो गया, और फिर यह जो आपका जो बचा रह जाएगा यह पेट वेक्टर J1 J2 M1 M2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यह इक्वेशन आपको यह देता है कि अगर दो स्टेट के बेसिक्स, चूंकि देखिए दोनों स्टेट्स में बेसिक्स अलग अलग होंगे ना। हेलो सर। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए साई एक फंक्शन है, मान लीजिए वह लिनियरली इंडिपेंडेंट बहुत सारे वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप कहते हैं सर एक स्टेट ऐसा है कि जो साई इक्वल टू A1 साई1 प्लस A2 साई2 प्लस A3 साई3 प्लस AN साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेट मैं कर दूंगी फाई है, वह B1 फाई1 प्लस B2 फाई2 प्लस B1 BM फाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ, अब अगर आपसे कोई यह कहे कि सपोज कर लीजिए कि हम एक ऐसा ऑपरेटर ए साई पे ऑपरेट करते हैं जो फाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ए साई इक्वल टू फाई होने का मतलब यह हो गया
कि जो साई के बेसिस एक्सपेंशन थे, जो साई 1 साई 2 साई 3 थे, और जो उसके कोफिशिएंट A1 A2 A3 थे, और जो फाई के एक्सपेंशन कोफिशिएंट B1 B2 B3 है, या उसके जो बेसिस फाई 1 फाई 2 फाई 3 है, इनमें कोई एक रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। हेलो, जी सर। जैसे एक स्टेट वेक्टर साई है, आपने ऑपरेटर ए को ऑपरेट किया और कहा कि ये साई इक्वल टू फाई मुझे मिल गया, तो इसका मतलब है कि अगर साई एक्सपेंशन कोफिशिएंट A1 साई 1 प्लस A2 साई 3 प्लस A3 साई 3 है, और फाई 1 जो है आपका B1 फाई 1 प्लस B2 फाई 2 प्लस BM फाई M है, तो दोनों के इंडिविजुअल कोफिशिएंट में और दोनों के जो बेसिस वेक्टर होते हैं, जो साई 1 साई 2 है, वो उसको बेसिस वेक्टर कहते हैं, दोनों में एक रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। तो वही सेम Yes, चीज sir. यहाँ पे है होना चाहिए। कि जब हम यह कह रहे हैं कि इंडिविजुअल स्टेट वेक्टर J1 J2 और M1 M2 जो है, उनके ज्वाइंट होने से एक हमें ज्वाइंट स्टेट वेक्टर JM मिल रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों के एक्सपेंशन कोफिशिएंट में कोई एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यह इक्वेशन जो 7.121 है, ये वही सोल्यूशन आपको देता है कि यह JM का जो बेसिस वेक्टर है, उसको J1 J2 और M1 M2 से कनेक्ट कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक सर। हेलो, यस सर। जी हाँ सर। और चूंकि देखिए ये दोनों बेसिस जो J1 J2 M1 M2 या JM है, ये दोनों नॉर्मलाइज हैं, तो इसका मतलब कि यह जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बन आ यहाँ जाएगा। सिलेबस में नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। मतलब सिर्फ वही बेसिस वेक्टर, मतलब वही बेसिस वेक्टर आपको रिलायबल रिजल्ट देते हैं जो कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा कनेक्टेड होते हैं। अगर यह ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटरी नहीं होगा तो आप यह नहीं कह सकते कि दोनों में कोई कोरिलेशन है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, अच्छा। अब देखिए, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ, कोफिशिएंट J1 J2 M1 M2 JM, मतलब जो ये ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट है, J1 J2 M1 M2 JM which depend only on the quantity J1 J2 J M1 M2 and M are the matrix element of unitary transformation which connects plate vector JM and plate vector J1 J2 M1 M2। मतलब यह जो पूरा टर्म है यह यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्विवेलेंट है, और यह दो स्टेट को आपस में कनेक्ट करता है। JM स्टेट को किसके साथ कनेक्ट करता है? J1 J2 M1 M2 के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। यस सर। और यह जो कनेक्ट कर रहा है, यह जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका मैट्रिक्स एलिमेंट, जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, यह चूंकि कोफिशिएंट के टर्म में होगा भाई, जैसे आप एक्सपेंशन, जैसे हमने बताया ना, साई इक्वल टू आप लिख रहे हैं A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 प्लस A3 साई 3, तो A1 A2 A3 क्या है? दे आर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी है क्योंकि यह दो स्टेट को यह आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो दीज आर एक्सपेंशन कोफिशिएंट और दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड प्लेस बोर्डन कोफिशिएंट। हेलो, हाँ सर। यह बात आपको समझ में आई कि प्लेस बोर्डन कोफिशिएंट क्या होता है? एक बार फिर से सर क्लियर कर दीजिए इसको। देखिए, कोफिशिएंट यह जो इक्वेशन 7.121 है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यस सर। ये हमने यह कहा कि जो ज्वाइंट स्टेट JM है, ज्वाइंट स्टेट क्या है? दो पार्टिकल का जो ज्वाइंट स्टेट है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ये स्टेट JM, स्टेट वेक्टर। ठीक है, ठीक सर। यस सर। अब चूंकि यह ज्वाइंट हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं सर ये जो ज्वाइंट स्टेट है, मतलब जो एक कंबाइंड स्टेट है, इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल स्टेट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। रिजल्टेंट हो। ठीक है सर। तो अगर दो इंडिविजुअल स्टेट्स पे, मान लीजिए अगर दो इंडिविजुअल स्टेट अलग अलग हों, जैसे हम हाइड्रोजन एटम ले लें, कि मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में कहिए कि सर पहले मॉलिक्यूल का स्टेट जो है वो J1 M1 है, दूसरे मॉलिक्यूल का स्टेट J2 M2 है। ठीक है, इन्हीं दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो स्टेट है वो JM से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो ज्वाइंट स्टेट है वो अगर इंडिविजुअल स्टेट के रिजल्ट से मिल रहा है, तो दोनों में कोई कनेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो यह चूंकि, और यह कनेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? मैट्रिक्स के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम यह करेंगे जो JM स्टेट है, जो यह पेट JM है,
यह स्टेट J1 J2 M1 M2 से कैसे कनेक्टेड है? इट विल बी कनेक्टेड बाय दीज कोफिशिएंट्स। यह कोफिशिएंट क्या है? यह J1 J2 M1 M2 आब्लिक JM, यह पूरा जो ब्रैकेट है यह इस कोफिशिएंट से कनेक्टेड है। और यह जो कोफिशिएंट है जिसको हमने अंडरलाइन किया है, यह कोफिशिएंट जो होता है इसे हम फ्लैश गॉर्डन कोफिशिएंट कहते हैं। सर जो J1 J2 M1 M2 ये क्लैश कोडेड कोएफिशिएंट हो गया। यह पूरा ब्रैकेट इधर देखिए, इस तरफ देखिए यह ब्रा नोटेशन है, इस तरफ टेट नोटेशन है। ये पूरा ब्रैकेट टर्म है, मतलब यहाँ से पहले जितना है यह समेशन के साथ लेकर के, समेशन के साथ समेशन M1 M2 और इस लाइन तक जहां तक अंडरलाइन है, यह पूरा जो टर्म है यह है आपका जो है कोफिशिएंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई? ओके सर। या यहाँ पे देख लीजिए लिखा है द कोफिशिएंट, यह है आपका, ये अंडरलाइन टर्म जो है अभी हमने जो FEI समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. So the coefficient which depend only on the quantity J1 J2 J M1 M2 and M are the matrix element of unitary transformation which connects, देखिए अब यह कनेक्ट किसको कर रहा है? JM जो आपका यह स्टेट वेक्टर है, इसको इस स्टेट वेक्टर से कनेक्ट कर रहा है, इसके बेस से कनेक्ट कर रहा है। और यह जो कोफिशिएंट होता है इन्हें फ्लैश गॉर्डन कोफिशिएंट कहते हैं या CG कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ठीक सर। तो अब अगर इस चीज को देखें, देखिए अब अब सर JM जो है वो J1 J2 और M1 M2 को कनेक्ट कर रहा है ना सर, तो ये जो कोफिशिएंट कर रहा है यही क्लैश कोड कोफिशिएंट। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये स्टेट वेक्टर है, ये J1 J2 M1 M2, यह मान लीजिए कि यह स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है दूसरे स्टेट में। किस स्टेट में कर रहा है? JM के द्वारा कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। हेलो, हाँ सर। यस सर। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए हमने सिंपल एग्जांपल पे फिर से आप लोग जाइए, इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कहा कि आइगन वैल्यू इक्वेशन मैंने आपको बताया था सिंपल में टर्म में, नहीं देखिए आप सिंपल जो इक्वेशन पढ़ते हैं आप यह कहते हैं कि सर मान लीजिए साई एक स्टेट वेक्टर है या साई स्टेट वेक्टर लीजिए वेव फंक्शन है, उस पर आपने कोई ऑपरेटर ए ऑपरेट किया ए साई, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? फंक्शन सर कोई कांस्टेंट मिल जाएगा सर, लैम्डा साई मिल जाएगा। लैम्डा साइन कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मिल जाएगा सर। नहीं तो क्या मिलेगा? ए साई इक्वल टू कुछ भी आप बताइए, कोई फंक्शन मान के बताइए। लैम्डा मिल जाएगा सर, लैम्डा कंसीडर कर लेते सर। अच्छा लैम्डा, देखिए यह इक्वेशन 2 हमने बताया था आपको इनिशियल में, आप लोग शायद भूल गए हैं। ए साई इक्वल टू लैम्डा साई भी हो सकता है, ए साई इक्वल टू फाई भी हो सकता है। यस, ए साई इक्वल टू लैम्डा साई को आप आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। उसका इंपॉर्टेंस यह है कि अगर ए साई इक्वल टू लैम्डा साई है तो आप कहेंगे कि साई अगर हमारा स्टेट है उस पे ए ऑपरेटर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको जो लैम्डा मिलेगी वो आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यस, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ये हो गया कि आप ए साई इक्वल टू फाई लिखते हैं तो आप यह कहते हैं कि सर ये हमारा जो साई है ये एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है यस। अच्छा, अब वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करते हैं। हम कहते हैं कि साई इक्वल टू, अगर यह लिखा जाए कि साई इक्वल टू ब्रैकेट में हम लिख दें A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 प्लस A3 साई 3 प्लस AN साई n इक्वल टू फाई को भी एक्सपेंड कर देते हैं B1 फाई 1 प्लस B2 फाई 2 प्लस BN फाई n। ठीक है, यस तो इसका मतलब यह हो गया कि अब हमको कोई एक रिलेशनशिप ऐसा भी प्राप्त करना पड़ेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि ए को हमने साई पे ऑपरेट किया वो फाई में कन्वर्ट हो गया, बल्कि हमको एक ऑपरेशन ऐसा भी निकालना पड़ेगा कि जो अगर हम साई 1 पे ऑपरेट करें तो हमको फाई 1 मिल जाए, साई 2 पे ऑपरेट करें तो हमको फाई 2 मिल जाए, साई 3 पे ऑपरेट करें तो हमको फाई 3 मिल जाए। ऐसा होगा नहीं होगा? यस और उनके जो कोफिशिएंट A1 B1 है उनमें भी एक रिलेशनशिप होगा। हेलो, यस भाई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई एक रिलेशनशिप होगा ना, इंडिविजुअल का भी तो आपस में रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको सिंपल बता देते हैं, आप लोग जानते हैं इसको हैं। जैसे पार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कहते हैं सर एक्स वाई जी है और वहां पे आर थीटा फाई है, तो एक्स वाई जी को आर थीटा फाई में जो आप कन्वर्ट करते हैं तो आप लिखते हैं ना एक्स इक्वल टू आर पास थीटा पास फाई, वाई इक्वल टू आर साइन, सॉरी एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा पास फाई,
y इक्वल टू r sin थीटा sin फाई, z इक्वल टू r cos थीटा लिखते हैं नहीं लिखते हैं? यस सर। इसका मतलब एक्स वाई जेड का आपस में कुछ एक रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो यहाँ पे भी इसको ऐसे समझिए कि एक स्टेट अगर जेएम है तो जेएम स्टेट का J1 J2 M1 M2 का जो स्टेट जो इस तरह से होगा, उनके बीच आपस में क्या क्या रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को जिस कोफिशिएंट के द्वारा हम एक्सपेंशन करते हैं उसे क्लाइंट-गॉर्डन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है सर। बात समझ में आई? हाँ सर। Yes. अच्छा, अब हम लोग फिर पॉइंट्स पे अपने आ जाते हैं कि हम इतना पढ़ना क्यों चाहते थे। क्योंकि देखिए हमने यह देखा वहां ऊपर जो हमने आपको सारे ऑपरेशंस बताए थे कम्यूटेशन रिलेशन में, तो ये आपको हमने बताया कि चूंकि जो आइगन स्टेट J1 स्क्वायर के लिए होगा, J2 स्क्वायर के लिए होगा, वही आइगन स्टेट J स्क्वायर के लिए भी होना चाहिए। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। बात समझ में आ रही है? यस अच्छा, सर। और तो इसका मतलब ये हो गया कि आइगन स्टेट तो अगर हम एक निकाल लें ज्वाइन दोनों सिस्टम के लिए, तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन निकाल लेंगे, मतलब जो ज्वाइंट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होगा हम उसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड ए प्रॉपर आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन या वेव वेक्टर। ठीक है? और यहाँ पे वेव वेक्टर प्राप्त करने का बस एक ही तरीका है कि आपको अगर प्रॉपर वेव वेक्टर निकालना है तो आप सीजी कोफिशिएंट निकाल लीजिए। अगर आपको सीजी कोफिशिएंट मिल गया तो आप वेव वेक्टर निकाल लेंगे या आइगन स्टेट निकाल लेंगे। जब आप आइगन स्टेट निकाल लेंगे तो आप उसके करस्पॉन्डिंग सारे जो है पैरामीटर निकाल लेंगे। ठीक है? ये बात समझ में आई? Yes. इसका मतलब हो गया कि ज्वाइंट सिस्टम जो हमारा है, ज्वाइंट सिस्टम के लिए हमको अलग से कुछ नहीं निकालना, हमको सीजी कोफिशिएंट निकालना है। और सीजी कोफिशिएंट अगर आप निकाल लेंगे तो सीजी कोफिशिएंट निकालने के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। अब ये जो सीजी कोफिशिएंट है जो आपने ऊपर लिखा, क्योंकि ये J1 J2 M1 M2 है, तो इसका एक कंडीशन यह है कि चूंकि यह कोफिशिएंट जो है अगर आप कन्वेंशन रूल या रियल होना चाहिए कोफिशिएंट है तो इसका मतलब यह होगा कि इसको जो आप ब्रा और पेट के टर्म में लिखते हैं, अगर आप इसको उल्टा करके भी लिखते हैं J1 J2 M1 M2 के टर्म में लिखते हैं तो भी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यह टर्म जो हमेशा होगा सीजी कोफिशिएंट यह रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में अगर आप ब्रा और पेट वेक्टर के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो नंबर नहीं बदलेगा। ठीक है? हेलो? हाँ सर। ठीक। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलने का सेंस यह है, देखिए कि आपने इक्वेशन 7.121 और 122 देख लिया। अब इसको हम इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा आगे नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह से अगर हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहें सीजी कोफिशिएंट्स के लिए, यह क्या होगा? तो जनरल इक्वेशन यह हो जाएगा कि J1 J2 M1 M2 J प्राइम M प्राइम है, तो हम उसको 1 और 0 लिखने की बजाय हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा J प्राइम J डेल्टा M प्राइम M, जहाँ J प्राइम जब J के बराबर हो जाएगा और M प्राइम M के बराबर हो तो यह 1 आएगा, अदरवाइज यह 0 आएगा। और अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो ये इक्वेशन आपको 7.125 मिल जाएगा, जहाँ ये इसको स्क्वायर के बराबर टर्म आ जाएगा। क्योंकि अगर यह रियल नंबर है तो ये स्क्वायर टर्म में लिखेंगे तो आप यह भी लिख सकते हैं कि यह वैल्यू जो होगी, यह कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी स्क्वायर टर्म, यह 1 के बराबर है। इसका मतलब कि यह यूनिटरी आपको मैट्रिक्स दे देगा, यह इसके कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है? हेलो? हाँ सर। ठीक है। यह सीजी कोफिशिएंट का जो जनरल इक्वेशन लिखा जाएगा यह 7.126 के टर्म में लिख दिया जाएगा। और अगर जनरल इक्वेशन लिखना मतलब सिंपल पर्टिकुलर इक्वेशन लिखना होगा जहां आप कंडीशन बराबर ले लेंगे, M1 इक्वल टू M2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे यह 7.127 से गवर्न होगा। ठीक? हेलो? हाँ सर। हाँ, अब आप आ जाइए। अब आप आ जाइए आइगन वैल्यू ऑफ J स्क्वायर एंड J के। ठीक है? क्योंकि हमारा पर्पज क्या था? अल्टीमेटली हमारा यह पर्पज है कि जो ज्वाइंट सिस्टम है उसके लिए हम लोग J स्क्वायर और J जेड की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बस ये कंडीशन देख लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए, M की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो M की मैक्सिमम वैल्यू वही हो सकती है M1 प्लस M2 के बराबर होगी, क्योंकि J जेड इक्वल टू J1 जेड प्लस J2 जेड होगा। जब आप इसको अप्लाई करें तो M की वैल्यू M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे तो M की वैल्यू जो होगी J मैक्सिमम J1 प्लस J2 के बराबर होगा, और जो मिनिमम होगा वो J1 माइनस J2 के बराबर होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा।
8 ही 10 मिनट बचा है, जिसको मैं बता देता हूँ आपको। तो इस तरह से ये कंडीशन ये आती है कि जो टोटल जे की वैल्यू होगी वो J1 माइनस J2 से लेकर के J1 प्लस J2 तक वेरी करेगी, ठीक है। यस सर। और इस तरह से जब आप जे स्क्वायर और जे जेड को जब इस वेक्टर पे आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेंगी वो फ्लाइन बॉर्डन कोफिशिएंट की वैल्यू के इक्वल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सिलेक्शन रूल फ्लाइन बॉर्डन कोफिशिएंट को अगर आप इससे निकालते हैं तो ये आपको m1 प्लस m2 इक्वल टू m और J1 माइनस J2 इक्वल टू जे की वैल्यू जो होगी J1 माइनस J2 से लेकर J1 प्लस J2 तक वेरी करेगी और m की वैल्यू m1 प्लस m2 तक वेरी करेगी, ठीक। हेलो, हाँ सर। यह यही तक आपका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंडिविजुअल सिस्टम के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये सीजी कोफिशिएंट पे 60 नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग ये आ जाते हैं कि इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन का तो सिंपल रूल है। कैलकुलेशन का सिंपल रूल यह है कि आप इसको किसी भी स्टेट वेक्टर पे अप्लाई करिए जे स्क्वायर को, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हेलो, हाँ सर। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए लगाए तो मैक्सिमम वैल्यू जे की क्या हो सकती है J1 प्लस J2 और m की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि m की वैल्यू मैक्सिमम J1 J2 हो सकती है तो m की वैल्यू भी J1 J2 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो इसको आप एक इंडिविजुअल कंडीशन के केस में लगाते हुए जाएंगे तो यह सभी केस में आपको वैल्यू इसकी 1 मिलती जाएगी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, ठीक है। और इसको करके यह जो कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा पार्ट है जो यहाँ तक है इसको आप लोग खुद से कर डालिएगा। अब आपका कोई क्वेरी हो तो आप लोग बताइए। सर इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में आएंगे क्या मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए आएंगे? आप लोग एग्जाम की चिंता क्यों करते हैं, एग्जाम में ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी। हमने आपको छोटी छोटी चीजें, देखिए ऐसा है कि हमने आपको बहुत पहले यह बताया था कि कभी भी जब आपकी टेस्ट लिया जाएगा तो हम आपके मैथमेटिकल एबिलिटी को नहीं टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ सर, ठीक है। यस सर। आप लोग इससे ज्यादा परेशान होते हैं कि यह आप पूछेंगे। हम मैथमेटिकल एबिलिटी की टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। आपने ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स पढ़ाया, आप पीजी क्वालिफाइड है, आपने यहाँ कंपटीशन क्वालिफाई करके आपका आया हुआ है, तो यह सब मैथमेटिकल चीजें, क्योंकि एमएससी में कभी कभी एग्जामिनर की मजबूरी यह होती है कि पीजी के एग्जाम में क्या होता है कि वहाँ 60 आंसर क्वेश्चन भी है, लैम्ब आंसर भी है, तो वह क्या देगा, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है। आप यहाँ पे फिजिक्स वाइज चीजों को करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने पहले भी क्लास में भी जब आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये बता दें कि कॉन्सेप्चुअल चीजें, जैसे आपको सीजी कोफिशिएंट बताना है तो आप उसको सिर्फ सीजी कोफिशिएंट ये बताइए कि एक तरह का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फार्मूलेशन होता है जिसके द्वारा हम एक स्टेट को या एक बेसिस वेक्टर को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको 60 नोट सीजी कोफिशिएंट पे लिखने के लिए आ गया तो आपको 5-6 लाइन लिखना है और 5-6 लाइन आप फिजिक्स की चीजें लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको मैथमेटिकल चीजों लिखने की जरूरत है, ठीक है। ओके सर। एडिशन के लिए जैसे सिंपली अब आपको बताया जाता है, हमने सिंपली मान लीजिए अगर हमें टर्न करना, हमने एक आपको दे दिया कि यह स्टेट या जो आपका आइगन स्टेट है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है J1 स्टेट के लिए, मतलब फर्स्ट स्टेट के लिए आइगन स्टेट मैंने दे दिया, या ज्वाइंट स्टेट के लिए मैंने आइगन स्टेट दे दिया J1 J2 के टर्म में और पूछा कि क्या इससे जे स्क्वायर निकाल सकते हैं या नहीं। आपको सीधा सा लिखना है, बस आपको लिखना क्या है, आप यह कहेंगे सर कि जे स्क्वायर और J1 स्क्वायर दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, या एक कंडीशन आप शो कर देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे इट विल बी आल्सो आइगन स्टेट फॉर जे स्क्वायर, आप वैल्यू लिख दीजिएगा, इसकी वैल्यू जे प्लस 1 h स्क्वायर होती है। हेलो, हाँ सर, ठीक है सर। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए जो इसमें हम फिजिक्स बताते हैं आपको। अगर आप मैथमेटिक्स में जाएंगे, मैथमेटिक्स इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो वह संभव चीजें नहीं है, ठीक है, ठीक है। और वैसे ये मैथमेटिक्स पे नहीं जाएंगे भाई, मैट्रिक्स देखिए दो चीजें हैं। यह अंडरस्टूड है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने एमएससी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। हेलो, हाँ सर। हेलो, पढ़ा है सर, पढ़ा है। हाँ पढ़ा है सर। लेकिन चूंकि अब यहाँ सिलेबस में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ जिसने सिलेबस बनाया वो यह माना कि चूंकि आप जानते हैं इसलिए उसको इसको डाल दिया। तो अब हमने मैट्रिक्स आपको नहीं पढ़ाया तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बेस पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ओके सर। ठीक है।
और आप लोगों में से कई लोग टीचर्स हैं, तो इतना आप पैनिक नहीं होइए कि कोई चीज आपसे ऐसी चीज नहीं पूछी जाएगी अनएक्सपेक्टेड चीज, जो कि मतलब वो आपको पढ़ने में रिग्रेस हो या आपको याद करके आना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें याद करके आनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने जब आपको एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑपरेटर पढ़ाया था, तो मैंने यह कहा था कि आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट याद हो या न याद हो, जेड कंपोनेंट याद होना चाहिए। हेलो, हाँ सर, यस सर, जी यस सर। सर। हमने आपको बताया था कि यल जेड कंपोनेंट जो ऑपरेटर फॉर्म में वो याद होना चाहिए। वो हमें लगता है आप लोगों को याद भी होगा, यस सर। नहीं याद है? हेलो, हाँ सर, नहीं याद है आप लोगों को? याद है सर, रिवीजन हाँ, करना पड़ेगा। वही जो चीजें मतलब सिंपल वे में होती हैं वो चीजें। अब हम आपसे यस कंपोनेंट नहीं पूछेंगे कि यस कंपोनेंट आपको याद है कि नहीं, या उसके बेसिस पे कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। जेड कंपोनेंट सबसे सिंपल होता है, तो जेड कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया कि वो माइनस आई एच का डेल अपान डेल फाई होता है, तो वो याद करना आसान है और आपको याद भी होना चाहिए। यस सर। तो कुछ चीजें बस बहुत सिंपल चीजें हैं, आप बहुत डिफिकल्ट चीजों में न जाइए, चीजों को समझ लीजिएगा, चीजों को कर लीजिएगा। और यह जैसे मैंने यहाँ से ये उतार लिया था, हो सकता है कि कुछ किताबों में इससे भी सिंपल दिया हुआ है, तो आप वहां से भी चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यस। यह तो मैंने इसलिए उठा लिया था कि भाई यहाँ चीजें सब कुछ ज्वाइंट करके बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में है। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 ही लेक्चर में कंप्लीट चीजों को करना है, तो अगर हम डिटेल में 1 बाई 1 जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उठा लिया था। आप किसी सिंपल बुक से भी पढ़ सकते हैं। और बस आप फॉर्मुलेजन, आप एंगुलर मोमेंटम 4-5 चीजें जो आपको पॉइंट बताया गया था वो सब चीजें पढ़ लीजिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसमें जेड कंपोनेंट क्या होते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो जनरलाइज फॉर्मुलेशन क्यों किया गया, उससे आपको क्या फिजिक्स मिली, उससे आपको कैसे यह मिला कि आपका यह चीज क्वांटाइज होती है, क्योंकि वैल्यू जे की वैल्यू हमेशा जे जे प्लस 1 ही मिलती है, तो उससे वो क्वांटाइजेशन रूल आ गया। इन सब चीजों पे ध्यान फोकस करिए, ठीक है। मैथमेटिक्स पे एकदम नहीं जाइएगा, और अगर कभी मैथमेटिक्स कुछ पूछ भी लिया गया तो आप मैथमेटिक्स नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कल फिर से हम लोग मिलते हैं। कल देखते हैं, नहीं हुआ तो मेनी बॉडी प्रॉब्लम पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी सर ने कोई और क्लास नहीं ली है, तो हम अपने थोड़ा सा और पढ़ा करके खत्म करते हैं। ठीक। कल फिर हम लोग ठीक है सर। 4 o'clock पे मिलते हैं, ठीक सर। ठीक। मीटिंग को एंड करें या कोई क्वेश्चन है? ठीक। नहीं सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बिल्कुल।